बियर बार में मस्ती का दौर खत्म हो चुका था और वह दोनों बार से निकलकर अपने रास्ते पर चल पड़े। वह अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, पर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि काली रात का साया मौत बनकर उनके सिर पर मंडरा रहा था। अचानक एक दूसरी मोटरसाइकिल उनके नजदीक आई और पूरा इलाका बंदूक की गोलियों से गूंज उठा। जिन लोगों की मौत हुई थी, उन्हें देखकर यही कहा जा सकता था कि हत्यारों ने शेर की गुफा में घुसकर उसका शिकार किया है। जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसे अंडरवर्ल्ड में किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से आज हम इसी किलिंग मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और कुछ ऐसा ही सिग्नल बचपन से ही सुनील के माता पिता को भी मिलने लगा था। सुनील अपने माता पिता के साथ गिरगांव इलाके में रहा करता था। वह मारपीट और लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहता था। इतना ही नहीं, अपनी स्कूल लाइफ में वह मारपीट करने वाले लड़कों के ग्रुप का लीडर भी बन गया। 15 साल की उम्र में उसने एरिया के दुकानदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। जो उसे पैसा नहीं देता था, वह उसके साथ मारपीट किया करता था। देखते ही देखते हैं सुनील का खौफ उस एरिया के लोगों के चेहरों पर नजर आने लगा। यह वह समय था जब शिवसेना लोगों के बीच अपने पैर पसार रही थी। इसी गिरगांव के एरिया में एक शिव सैनिक भी रहा करता था, जिसका छोटा भाई था भाव मराठे। भाव का बड़ा भाई शिव सैनिक होने के नाते एरिया पर अच्छी पकड़ रखता था। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती थी। यही वजह थी कि भाव भी अपनी रंगदारी और गुंडागर्दी इस एरिया में चलाया करता था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तब होने लगती थी जब यह दोनों गैंग आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे। जब भी झगड़ा होता था तो भाव मराठे को उसके बड़े भाई और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिल जाता था। हर बार ऐसी कंडीशन में सुनील को इन लोगों के आगे चुप रहना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही इन दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। सुनील ने अपने गुस्से के चलते चाकू से भाव मराठे की हत्या कर दी। इसके बाद तो गिरगांव इलाके में सुनील सावंत उर्फ सौत्या का सिक्का चलने लगा। लोग उसके नाम से डरने लगे। वह लोगों से हफ्ता वसूली करता था। इधर मुंबई के भाई खला इलाके में रामा नायक का सिक्का चलता था। यह पूरा एरिया रामा नायक के इशारों पर चलता था। वह यहाँ पर हफ्ता वसूली और दूसरे कारोबार किया करता था। अपराध की दुनिया में सुनील रामा नायक को अपना आइडल मानता था। रामा नायक के पास काफी बड़ा गैंग था। दूसरी तरफ सुनील के पास छोटा सा गैंग था। सुनील जानता था कि अगर अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करना है तो अपना नेटवर्क बड़ा रखना जरूरी है। इसीलिए उसने रामा नायक के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इस समय तक दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर जा चुका था, लेकिन वह मुंबई में अपने बिजनेस को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो यहां रहकर उसके बिजनेस को संभाल सके, उसके तमाम अवैध धंधों को संभाल सके और उसके इशारे पर किसी का भी गेम बजा सके। जिस तरीके से सुनील ने भाव मराठे का गेम बजाया, उसकी वजह से दाऊद इब्राहिम की नजर सुनील सावंत पर पड़ चुकी थी। वह चाहता था कि किसी तरह यह लड़का मेरी टीम में आ जाए। भाव मराठे की जगह खाली होने के बाद अब सुनील सावंत वहां पर स्मगलिंग करने वाले और अवैध धंधे करने वाले लोगों से भी हफ्ता वसूल करने लगा। ऐसे ही एक स्मगलर सत्यवान परब ने जब सौत्या को हफ्ता देने से मना कर दिया, इसके बाद सौत्या ने सत्यवान परब को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सौत्या के पास दाऊद इब्राहिम की तरफ से इनविटेशन आ गया। दाऊद चाहता था कि सौत्या डी कंपनी को ज्वाइन कर ले, लेकिन सुनील को अपने मराठी डॉन रामा नायक पर ज्यादा भरोसा था। वैसे भी वह किसी मुस्लिम डॉन के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। आगे चलकर सौत्या को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि रामा नायक उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन कोई भी उसकी जमानत लेने के लिए आगे नहीं आया। फाइनली जब यह बात दाऊद इब्राहिम को पता चली तो दाऊद इब्राहिम ने सौत्या की जमानत करा ली और उसे छुड़ा लिया। सत्य को छुड़ाने के लिए डी कंपनी से शरद शेट्टी को भेजा गया था, जिसने 1 घंटे में ही उसे पुलिस कस्टडी से बाहर निकाल लिया। शरद शेट्टी ने उसे बताया कि तुम्हारी जमानत दाऊद भाई ने कराई है। तो इसके बाद सौत्या ने डी कंपनी भी ज्वाइन कर ली। दाऊद इब्राहिम उस समय पठान गैंग से परेशान था। आपको बता दें कि एक समय मुंबई में करीम लाला के पठान गैंग का अच्छा खासा दबदबा था। मुंबई से लेकर गुजरात तक पठान गैंग का अच्छा खासा कारोबार चलता था। विदेश से गुजरात के सी बीच पर जो तस्करी का सामान आता था,
उसे सड़क मार्ग से मुंबई लाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। पठान गैंग में काम करने वाले ज्यादातर लड़के नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते थे। ये सभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी से थे, जबकि दाऊद इब्राहिम को मराठी लोगों पर भरोसा था। उसने अपनी गैंग में मराठी भाषी लोगों को शामिल किया था। कोंकण के लोगों पर वो विशेष भरोसा किया करता था, क्योंकि वह खुद भी कोंकण के एरिया से आया था। उसकी डी कंपनी में कोंकण के एरिया से आने वाला एक और व्यक्ति भी काम करता था, जिसका नाम था अनिल परब। उस समय पठान गैंग के लिए काम करने वाले छेनू और पप्पू नाम के दो लोग दाऊद के रडार पर थे। ये दोनों दाऊद इब्राहिम के रास्ते का कांटा बने हुए थे। इसके साथ ही छेनू और पप्पू करीम लाला के खास आदमी थे। कई बार स्मगलिंग के जरिए आने वाले कंजाइनमेंट काले का डिस्प्यूट पैदा हो जाता था। दाऊद और पठान गैंग के कंजाइनमेंट एक दूसरे से क्रॉस होते थे। दाऊद इब्राहिम ने सौत्या और परब को पप्पू और छेनू दोनों को ठिकाने लगाने का काम दिया। उस समय नागपाड़ा पठान गैंग का अड्डा हुआ करता था और दाऊद इब्राहिम ने सौत्या और परब से कहा कि आपको इन दोनों को नागपाड़ा में ही जाकर मारना है। इसके पीछे दाऊद का मकसद यह था कि वह कहीं ना कहीं पठान गैंग के सेंट्रल एरिया में अपनी दहशत कायम करना चाहता था। इसके बाद परब और सौथिया ने अपने टारगेट पर नजर रखनी शुरू की और उसकी एक एक इंफॉर्मेशन जुटाने लगे। दरअसल यह लोग अपराध की दुनिया में अभी अपना नाम बना रहे थे और इन्हें कोई पहचानता भी नहीं था। यही वजह थी कि इन्हें छेनू और पप्पू की रेकी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। एक बार रात के वक्त छेनू और पप्पू मुंबई के नागपाड़ा में स्थित एक बार से निकलकर जा रहे थे। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि मौत का साया इनके सिर पर मंडरा रहा है। उसी समय टू व्हीलर पर सौत्या और परब मौजूद थे। ये दोनों अपने टारगेट का पीछा कर रहे थे। आज इन्होंने अपने टारगेट को टपकाने का पूरा प्लान बनाया था। सौत्या और परब की बाइक पप्पू और छेनू की बाइक के नजदीक आई। हथियारों ने अपने पास से गन निकाली और पप्पू और छेनू पर फायर कर दिया। दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सौत्या की जिंदगी का डॉडी कंपनी में पहला मिशन सफल हुआ और दाऊद इब्राहिम का उस पर भरोसा भी पक्का हो गया। इस बीच शरद शेट्टी और रामा नायक के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर लफड़ा शुरू हो गया। दोनों ही उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो ये मामला दाऊद इब्राहिम के सामने आया। इस मामले में दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी का साथ दिया, जिससे रामा नायक को जबरदस्त मिर्ची लगी। उसने डी कंपनी से अपने रास्ते अलग कर लिए, अपने एरिया में अपने हिसाब से काम करने लगा। अब गैंग दो हिस्सों में बंटने लगी थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सीधे सीधे कोई गैंग खड़ी हो रही थी। इस मौके पर सौत्या ने दाऊद इब्राहिम का साथ देना सही समझा। रामा नायक ने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम से पंगा ले लिया और अब वह दाऊद इब्राहिम का कंपटीटर बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दाऊद को यह कतई गवारा नहीं था कि कोई उसके सामने सिर उठाए। यही वजह थी कि उसने रामा नायक की मुखबिरी पुलिस से कर दी और पुलिस ने एक एनकाउंटर में रामा नायक को टपका दिया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को इस बात के लिए अपॉइंट कर दिया कि कोई भी अगर डी कंपनी के खिलाफ सिर उठाता है तो उसका गेम बजाने का काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इसके साथ ही सौत्या को कहा गया कि तुम्हें हर हाल में छोटा राजन के आर्डर को फॉलो करना है। सौत्या बहुत ही खूंखार था। वह अपने टारगेट पर एक साथ सैकड़ों गोलियां बरसा देता था। उसे अपने साथ एक 47 लेकर चलने का शौक था, जिसे वह बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करता था। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के सामने नए नए दो चुनौती बनकर आ रहे थे। इनमें अरुण गवली का नाम इंपॉर्टेंट था। इन तमाम चुनौतियों से निपटने में सौत्या एक अहम रोल निभा रहा था। देखते ही देखते हैं डी कंपनी में उसका लेबल बढ़ता ही चला गया, लेकिन उसका बढ़ता हुआ कद उसके बॉस को पसंद नहीं आ रहा था। जी हाँ, छोटा राजन अब सौत्या के कद को लेकर टेंशन में आ गया था। सौत्या को भी लगने लगा था कि अब तो वह छोटा राजन को रिप्लेस कर सकता है। कई बार सत्य डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम से बातें कर लेता था, जबकि छोटा राजन सौत्या के पर कतरना चाहता था। उसने कंपनी में सौत्या के अगेंस्ट कई लड़कों को हायर किया, लेकिन सौत्या अपने आप में बेजोड़ था। कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरी मुंबई में सौत्या का खौफ नजर आने लगा। वह शहर में यमराज के रूप में जाना जाने लगा। इसी दौर में सत्य को एक और व्यक्ति का साथ मिला, जिसका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर।
बस इसके बाद तो दोनों ने मुंबई शहर में मौत को भी कठपुतली की तरह नचा दिया। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब सौत्या किसी न किसी व्यक्ति की हत्या न करे। लोगों को मारने के शौक के अलावा सौत्या के दो और शौक थे। इनमें से एक था शराब और दूसरा शबाब। जी हां, उसे लड़कियों का चस्का लगा था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने नीचता की जिस हद को पार किया, उसके बारे में जानकर आपको भी इस हैवान से नफरत हो जाएगी। दरअसल सौत्या का एक दोस्त था, पप्पी। वह हत्या के एक मामले में जेल की सजा काट रहा था। उसे जमानत नहीं मिल रही थी। पप्पी की पत्नी नीता प्रजापति बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी नीता को एक बार देख लेता था वह बस उसे देखता ही रह जाता था। जब सौत्या ने नीता को देखा तो उसके मन में नीता के शरीर को पाने की हवस जाग उठी। जब पप्पी जेल में था तब अक्सर सत्य उसके घर जाया करता था, उसकी पत्नी से सिंपैथी जताया करता था। सौत्या की पत्नी उसे अपने पति का दोस्त होने की हैसियत से रिस्पेक्ट दिया करती थी, मगर सौत्या तो दिन रात नीता के सपनों में खोया रहता था। हालांकि सौत्या अगर चाहता तो जबरदस्ती नीता को हासिल कर सकता था, मगर वह सीधे सीधे नीता को हासिल नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि नीता खुद ही उसके पास आ जाए। इसके लिए उसने जाल बुनना शुरू किया। नीता अपने पति की जमानत के लिए परेशान थी, तो सौत्या ने अपने दोस्त पप्पी की जमानत का इंतजाम कर दिया। इसके लिए उसने मुंबई के बड़े से बड़े वकील को हेयर किया और अपने लोगों को पप्पी की जमानत के लिए लगा दिया। पप्पी की जमानत हो गई और वह एक बार फिर अपनी पत्नी के पास आ गया। इस मामले में सत्य ने जो रोल निभाया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नीति भी सत्य की तरफ खींचती चली गई। उसके मन में सत्य के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसके बाद सौत्या ने जो शातिर चाल चली, इसके बारे में नीता ने कभी सोचा ही नहीं था। एक दिन सौत्या के लोगों ने पप्पी को बुलाया और उसे अपने साथ दारू पीने के लिए इनवाइट किया। पप्पी उन लोगों के साथ दारू पीने के लिए चला गया। उस सभी लोगों ने खूब दारू पी और जब पप्पी अपने घर लौट रहा था तब सौत्या के लोगों ने ही उसे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और पप्पी को जान से मार दिया। इसके बाद इस हत्याकांड का सारा इल्जाम सौत्या ने अरुण गवली गैंग पर लगा दिया। अब नीता बिल्कुल अकेली थी। अगर दुनिया में उसके सबसे करीब कोई था तो वह केवल सौत्या था। आगे चलकर नीता का मन बदल गया और उसे सौत्या से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली और अब पति पत्नी की तरह रहने लगे। जिस तरह नीता ने अनजाने में ही अपने ही पति के हत्यारे के साथ शादी की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मित्रों, अगर आपने अब तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। अब डी कंपनी में मुंबई से लेकर दुबई तक सौत्या के नाम के चर्चे थे, क्योंकि सौत्या और सुभाष ठाकुर ने मिलकर डी कंपनी के लिए जो काम किया था, उसके टक्कर का कोई भी काम किसी दूसरे पंटर ने नहीं किया था। ये कह सकते हैं कि सौत्या के नाम का सिक्का चलने लगा। अब मुंबई में रहकर डी कंपनी के लिए काम करने वाले लोग सीधे सौत्या से ऑर्डर लेने लगे। इस बात से सबसे ज्यादा छोटा राजन को मिर्ची लगी थी, क्योंकि डी कंपनी में अब तक उसके रुतबे और ऑर्डर को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सौत्या अब उसका कंपीटीटर बन चुका था। दोनों के बीच अंदर ही अंदर तलवार खींच गई थी, लेकिन इन तलवारों के टकराने की खनकानी अभी बाकी थी। इधर मुंबई में थापा नाम का एक व्यक्ति मटके का कारोबार करता था। वो अच्छा पैसा कमा रहा था। छोटा राजन की उस पर नजर थी। उसने थापा को अपना हिस्सा देने के लिए कॉल किया, लेकिन थापा ने छोटा राजन के कॉल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह सौत्या के करीब था और उसे लगता था कि सौत्या उसे बचा लेगा। लेकिन एक दिन छोटा राजन के ऑर्डर पर उसके लोगों ने थापा को ठोक दिया। थापा की हत्या से सौत्या को बड़ा झटका लगा। अब उसके मन में छोटा राजन को लेकर बदले की आग जलने लगी। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को भी थापा की हत्या का फैसला पसंद नहीं आया। उसने अपनी तरफ से छोटा राजन को साइड लाइन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सौत्या के आदमियों ने छोटा राजन के उन तीनों हथियारों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने थापा की हत्या की थी। हनीफ दाऊद इब्राहिम का एक करीबी दोस्त था। हनीफ ने एक दिन सौत्या को अपने घर खाने पर बुलाया। जब दोनों हनीफ के घर बैठकर खाना खा रहे थे, उसी समय हनीफ की बहन रजिया उन दोनों को खाना परसने के लिए बाहर आई। सौत्या ने जब हनीफ की बहन रजिया को देखा तो वह देखता ही रह गया।
उसके भीतर की हवस से एक बार फिर जाग उठी। वह हर कीमत पर रजिया के खूबसूरत जिस्म को हासिल करने के सपने देखने लगा। मगर यह काम इतना सीधा नहीं था। सौतिया ने हनीफ से कहा कि वह उसकी बहन रजिया से शादी करना चाहता है। इस बात पर हनीफ ने यह शर्त रखी कि अगर वह रजिया से शादी करना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस्लाम को भूल करना होगा। सौतिया दिल से कट्टर हिंदू था और उसे अपने हिंदू होने पर गर्व भी था, लेकिन यहाँ पर उसकी मन बदलने लगा। वह हर कीमत पर रजिया को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने इस्लाम कबूल करने वाली शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। रजिया से शादी करके सौतिया अब सुलेमान बन चुका था, लेकिन इसका नेगेटिव असर उसकी पहली बीवी पर पड़ने लगा। नीता को लगा कि सौतिया ने उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इसके बाद वह भी बदले की आग में जलने लगी। उसने सीधे सीधे मुंबई पुलिस को फोन किया और सौतिया के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी, वह तमाम इंफॉर्मेशन उसने मुंबई पुलिस को दे दी। अब मुंबई पुलिस अपने तमाम टॉप ऑफिसर्स की टीम के साथ सौतिया को ढूंढने लगी। फाइनली सौतिया को मुंबई छोड़ना पड़ा और वह दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई में सौतिया की मुलाकात छोटा शकील से हुई। ये दोनों ही छोटा राजन को अपने रास्ते का कांटा समझते थे, इसलिए इन दोनों ने छोटा राजन को मारने का प्लान बनाया। मगर इनका यह प्लान लीक हो गया। छोटा राजन समय रहते वहां से निकल गया। अब उसे यह भी शक था कि सौतिया और छोटा शकील के इस प्लान में दाऊद इब्राहिम भी शामिल है, इसलिए अब छोटा राजन डी कंपनी की बर्बादी चाहता था। इसकी शुरुआत की उसने सौतिया की हत्या की प्लानिंग से। उसने बाबू, पंड्या और श्याम सुंदर नाम के अपने 3 शूटर्स को दुबई भेजा और इनका एक ही मकसद था, सौतिया की हत्या। साल 1985 के अगस्त महीने में यह तीनों दुबई पहुंच चुके थे और इन्होंने सौतिया की रैकी करना शुरू कर दिया। उसके हर एक मूवमेंट पर ये तीनों बारीकी से नजर रख रहे थे। मुंबई के गिरगांव की गलियों से निकलकर सौतिया जब दुबई की चमचमाती हुई सड़कों पर आया तो दुबई की लाइफस्टाइल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उसके मन को भा गई। उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। वह यहां रहकर लग्जरी आइटम्स के शोरूम खोलना चाहता था और इसके लिए वह जमीन देख रहा था। जमीन देखने के लिए वह केवल अपने साथ एक रियल एस्टेट एजेंट और एक नेपाली ड्राइवर शंकर को लेकर चला करता था। उसे यहां पर किसी तरह का डर नहीं था, यहां तक कि वह अपने साथ भी कोई हथियार नहीं रखता था। जहां मुंबई में वह अपने साथ कम से कम 3 बॉडीगार्ड लेकर चलता था, वहीं दुबई में वो बेखौफ होकर घूमता था। दुबई में उसके दोस्त शरद शेट्टी और अनिल परब भी सेटल हो चुके थे। शरद ने दुबई में रीगल और रीजेंट पैलेस नाम के 2 होटल खरीदे थे। इसके अलावा वह रामी ग्रुप ऑफ होटल का भी मालिक था। अनिल परब ने दुबई के शेख के साथ मिलकर कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किए। अब सौतिया भी इन्हीं लोगों की तरह दुबई में सेटल होना चाहता था। उसके लिए दुबई में शराब और लड़कियां आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए दुबई उसके लिए किसी हेवन से कम नहीं था। एक दिन दोपहर को वह दुबई के डेरा इलाके में प्रॉपर्टी देख रहा था। इसी दौरान उसने खाना खाने के लिए दुबई के तूफान होटल के सामने अपनी गाड़ी रुकवाई। सौतिया होटल की तरफ बढ़ गया और शंकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। होटल के अंदर जाने पर सौतिया ने पीछे पलट कर देखा तो उसे पंड्या, श्याम सुंदर और बाबू नजर आए। वह समझ गया कि पीछे उसकी मौत आ रही है। उसे लगा कि अगर वह होटल में रुकता है तो उसका मरना तय है, इसलिए उसने होटल से बाहर भगाने का फैसला किया। तभी पंड्या की गोली उसके हाथ में लगी। होटल से बाहर निकालने के लिए उसने अपने ड्राइवर शंकर को ढाल बनाया तो उन तीनों की गोलियों ने शंकर के शरीर को छलनी कर दिया। सौतिया होटल से बाहर निकालकर दुबई की सड़कों पर भागने लगा। पंड्या अपनी गन लेकर उसका पीछा कर रहा था। उसने एक गोली और चलाई जो सौतिया के कंधे पर लगी। इधर श्याम सुंदर और बाबू अपनी कार से सौतिया का पीछा कर रहे थे। सौतिया के शरीर से काफी खून बह चुका था। धीरे धीरे सौतिया के भागने की रफ्तार कम हो गई थी। वह एक दीवार के पीछे छुप गया और वो पंड्या को गालियां दे रहा था। उसने पंड्या को ललकार का कहा कि अगर तुझ में हिम्मत है तो हथियार फेंककर सामने आ जा। लेकिन पंड्या पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पंड्या को यह एहसास हो गया कि सौतिया के पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं है। अब पंड्या ने सीधे सौतिया के सामने जाकर उसे पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सौतिया जमीन पर गिर चुका था और वह आखिरी सांस से ले रहा था। पंड्या ने अपने पास से चाकू निकाला और सौतिया के गले पर वार कर दिया।
सौत्या का गला कट चुका था। पंड्या उसके पास खड़े होकर उसके मरने का इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसा ही सौत्या भी अपने शिकार के साथ किया करता था। जिस समय सौत्या की हत्या हुई वह केवल 30 साल की उम्र जी पाया था। तो ये थी अपराध जगत की किलिंग मशीन कहे जाने वाले सौत्या की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।